हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू उस भाग का जिस भाग से आपसे अधिनियम एवं नियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं 50 नंबर के लिए। हालांकि उसमें कंप्यूटर भी शामिल है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अधिनियम एवं नियम आदि को ही सम्मिलित कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले कायदे से हम ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आप पहले जो भी वीडियो बनाए गए हैं, डाले गए हैं अधिनियम और नियम से संबंधित, उनको अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके पश्चात ये वीडियो देखें। या दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको लगे कि आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, चूँकि हम आंसर बताते चलेंगे, आपके आंसर हमारे आंसर अगर नहीं मिलते चल रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि वीडियो जो है बीच में आप ड्रॉप कर दें। इससे पहले आप उन सारे वीडियो को जाकर देख लें। ये वीडियो तो आपको अवेलेबल ही रहेगा, कभी भी आकर ये चेक करने के लिए कि आपसे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे ना रहें, जो डिटेल में पढ़ाया गया है और अधिनियम आदि के बारे में, उन पर भी अपना ध्यान फोकस करें। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। उपभोक्ता को निम्न में से किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। सी, उत्पाद दायित्व से संबंधित अपहानि में निम्न में क्या शामिल नहीं है? तो जब अपहानि की बात होती है तो अपहानि का मतलब होता है कि उपभोक्ता को क्या हानि हो रही है, यानी जो चीज़ उसने खरीदी है उसके अलावा उसको और कोई हानि होती है तो होती है उसकी अपहानि। तो उत्पाद को हानि छोड़कर शेष जो हानि है, उसकी संपत्ति को हानि या व्यक्तिक क्षति या फिर रुग्णता यानी रोग आदि जो है वो है अपहानि। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित व्यक्ति में सम्मिलित नहीं है। व्यक्तियों का संगम, कोई फर्म जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। कोई भी ऐसी पार्टी जो परिवाद कर सकती है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद या आयोग आदि में जाकर शिकायत कर सकती है, वो पार्टी जो है व्यक्ति कहलाएगी इस अधिनियम के तहत। 4, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए क्या सही नहीं है। ए, इसकी स्थापना का उपबंध धारा 3 में किया गया है, ठीक है। यह एक सलाहकार परिषद है, सही है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय सरकार का कोई मंत्री होगा, जी नहीं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो उपभोक्ता आयोग का जो प्रभारी मंत्री होता है, जो कैबिनेट मंत्री होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। 5वां, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष के विषय में सत्य है, क्या सही है? वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, जी नहीं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद आदि के अध्यक्ष, सदस्य आदि की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के नियमों से होता है। जिले का कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता है, सही है, जिले का कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता है। 5 का आंसर हो जाएगा बी। 6, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से निरसित है, यानी इस अधिनियम ने किस अधिनियम या किस विधि को प्रतिस्थापित किया? ए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जी उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, ठीक। अधिनियम बनने से पहले, अधिनियमित होने से पहले वो विधेयक होता है। तो ए और बी दोनों होंगे इसके आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। 7वां, राज्य एवं जिला परिषदों के बारे में क्या असत्य है? इसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी, ठीक है। ये सलाहकार परिषद होंगी, बिल्कुल सही। वर्ष में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य रूप से होगी, जी नहीं, वर्ष में कम से कम 2 बैठक होने आवश्यक हैं। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 8वां, केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण की कार्यवाही अविधिमान्य होगी। ऐसे प्रश्न जहां पर भी आएंगे, कोई आयोग, कोई परिषद आदि की कार्यवाही जो है अविधिमान्य नहीं होती यदि उसके अध्यक्ष या सदस्य की पद रिक्ति है, या उनके नियुक्ति से संबंधित कोई त्रुटि है, या फिर आयोग की कार्यवाही में ऐसी कोई त्रुटि है जिसके कारण जो केस है उसके गुणागुण को, उसके मेरिट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का डी। 9वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियां हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियां हैं धारा 16 में। 9 का बी। 10वां, भ्रामक एवं मिथ्या विज्ञानों पर शास्ति यानी पेनल्टी के संबंध में सही नहीं है। विनिर्माता प्रकाशक पर अधिरोपित शास्ति 10 लाख तक हो सकती है। पश्चवर्ती उल्लंघन की दशा में यह रकम 50 लाख तक हो सकती है। भ्रामक विज्ञापन के पक्षकार व्यक्ति पर शास्ति 10 लाख तक हो सकती है।
और ऐसे किसी शास्त्री के आदेश का अधिकार केंद्रीय प्राधिकरण को नहीं है। जी है, उसको है। तो 10 का हो जाएगा डी। 11वां, केंद्रीय प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में सत्य है। अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जी नहीं। अपील 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। ठीक है। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष की जा सकती है। बिल्कुल सही। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, बी और सी दोनों। 12वां, जिला आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 28 में इसका उपबंध है। ठीक है। इसके अध्यक्ष, सदस्य आदि की नियुक्ति आदि के नियम राज्य सरकार बनाती है। जी नहीं। नियुक्ति, उसके अध्यक्ष सदस्य की अर्हताएं आदि सारे नियम जो हैं वो बनाती है केंद्रीय सरकार। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 13, जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति की दशा में, यदि उसके अध्यक्ष पद की जो पद हैं वो रिक्ति हो तो उस कंडीशन में ए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य जिले के आयोग को उस जिले की भी अधिकारिता सौंप सकती है। बिल्कुल सही। किसी अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य को उस जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अधिकारिता सौंप सकती है। बिल्कुल ठीक। तो 13 का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 14, कितने दिनों के भीतर यदि जिला आयोग परिवाद को ग्रहण या फिर अस्वीकार नहीं करता तो परिवाद ग्राह्य समझा जाएगा? 21 दिनों के भीतर। 14 का डी। मध्यस्थता से संबंधित तथ्यों में सही है, जिला आयोग परिवाद ग्रहण करने के 5 दिनों के भीतर मध्यस्थता पैनल को सौंप देती है। ठीक है। मध्यस्थता से हुए करार के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही। मध्यस्थता नहीं होने की दशा में आगे सुनवाई की जा सकती है। बिल्कुल सही। पैनल जो है अपना रिपोर्ट सौंपता है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 16वां, जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील के संबंध में सत्य है, अपील आदेश के 45 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष की जा सकती है। जी नहीं। ध्यान देंगे, जैसे जैसे हम आयोग बढ़ते हैं, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, तो राज्य से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोग से उच्चतम न्यायालय के पास अपील करने की जो समय सीमा है वो 30 दिनों की है, लेकिन जिला आयोग से राज्य आयोग के समक्ष अपील करने की जो अवधि है वो 45 दिनों की है। तो 45 दिनों के भीतर की जा सकती है, लेकिन राज्य आयोग के समक्ष। तो पहला जो है गलत है। अपील 30 दिनों के भीतर राज्य आयोग के समक्ष की जा सकती है। बिल्कुल सही। और तीसरा, अपील के पूर्व जिला आयोग द्वारा आदेश में विहित रकम का 50% राज्य आयोग में जमा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जैसे जैसे आप अलग आगे के आयोगों में जाते जाएंगे, आदेश में जो भी रकम लिखी हुई है उसका 50% आपको वहां जमा करना होता है। तो 2 और 3 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 17, राज्य आयोग के विषय में सही है, राज्य आयोग की स्थापना राज्य सरकार करती है। ठीक है। आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि आदि से संबंधित नियम राज्य सरकार बनाती है। जी नहीं, केंद्र सरकार बनाती है। आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग न्यायपीठ के माध्यम से करती है। बिल्कुल सही। तो 1, 2 और 4 सही है। कौन सा ऑप्शन? सी। 18वां, राज्य आयोग के सदस्य के अर्हता के विषय में सही नहीं है, उसकी उम्र 40 वर्ष से कम ना हो। ये तो सही है। किसी जिला न्यायालय, किसी न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम 10 वर्षों का अनुभव हो। सही है। स्नातक हो तथा विधि उपभोक्ता लोक आदि मामलों में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव हो। जी नहीं, राज्य आयोग के केस में यह है 20 वर्षों का अनुभव। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। 19, राज्य एवं जिला आयोग के सदस्य या अध्यक्ष का कार्यकाल होगा, उसका कार्यकाल होगा 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले आए। सदस्य तथा अध्यक्ष के लिए अलग अलग आयु का जो मापदंड है वो राष्ट्रीय आयोग के केस में है। 20, राज्य आयोग के न्यायपीठ के सदस्यों में मतभेद होने व समान मत होने पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट सदस्य करेंगे, जिसकी अवधि ऐसे निर्देश के दिन से होगी 1 माह के भीतर। जो वीडियो हमने कवर किया था उसमें मैंने गलती से इसे 2 माह बता दिया था, इसे करेक्ट करने। 1 माह के भीतर जो है जो भी अध्यक्ष होंगे या उसके द्वारा नियुक्त किए गए जो सदस्य या सदस्यगण होंगे वो 1 माह के भीतर अपना फैसला देंगे। 21वां, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद के रिक्ति की दशा में ए, राष्ट्रीय आयोग का सदस्य जो कि उच्च न्यायालय या का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या न्यायाधिक सदस्य रहा है, न्यायिक सदस्य रहा है, ऐसे 1 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में ज्येष्ठतम सदस्य आयोग की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। ए, अभी जो हमने पढ़ा में उल्लिखित सदस्यों की अनुपस्थिति में
राज्य आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, ए और बी जो है दोनों सही हैं, तो 21 का हो जाएगा सी। 22वां, राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकेगी उच्चतम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 23, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मध्यस्थता सेल की स्थापना का प्रावधान है। मध्यस्थता सेल या मध्यकता सेल, इसकी स्थापना का प्रावधान है धारा 74 में। 24, उत्पाद विनिर्माता दायी नहीं होगा, यानी लायबल नहीं होगा यदि उत्पाद विनिर्माण में त्रुटि है, तब तो दायी होगा। उत्पाद अभिव्यक्ति वारंटी के अनुसार नहीं है, तब भी दायी होगा। उत्पाद के प्रयोग उपयोग संबंधित निर्देशों को अंतर्विष्ट करने में सफल रहने पर नहीं, अगर उसने जो है प्रॉपर डायरेक्शन निर्देश जो है दिए हुए हैं, जो भी पैकेटिंग है उसमें उसके यूज आदि से संबंधित, तब वो दायी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डी देख लेते हैं, उत्पाद में त्रुटि जानबूझकर ना की गई हो, अगर जानबूझकर त्रुटि ना की गई हो तब भी यदि उपभोक्ता को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है तो विनिर्माता जो है दायी होता है। 25वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 90 के तहत उपभोक्ता को हुई घोर अपहानि की दशा में विनिर्माता का अपराध होगा। देखिए, घोर अपहानि अगर होती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, तब जो अपराध की प्रकृति होती है वो होती है संज्ञेय एवं अजमानतीय, जमानत नहीं मिलेगी और संज्ञेय होगा जुर्म। 26वां, बिना किसी आधार के तंग करने वाली तलाशी में अपराधी पाए जाने वाले अधिकारी पर पेनल्टी हो सकेगी। तो जानबूझकर कोई अधिकारी अगर तंग करने के लिए तलाशी लेता है तब उसको 1 वर्ष का कारावास और 10,000 तक का अर्थदंड या दोनों हो सकता है। 26 का आंसर होगा सी। 27, नकली माल के संग्रहकर्ता विक्रेता विनिर्माता धारा 91 के तहत निम्न दंड के भागी होंगे यदि उस माल से उपभोक्ता को घोर अपहति हुई। घोर अपहति अगर हुई है तो उस कंडीशन में 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 27 का डी। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है कि कोई चीज जो है किस धारा में है। प्रश्न में जरूर धाराओं का उल्लेख होता है, लेकिन उत्तर में अगर आप उन धाराओं को याद नहीं भी रखे रहें तो भी आपको उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी यदि आपने प्रोसेस वगैरह जो है सही से पढ़े हुए हों। इसीलिए हम कह रहे हैं कि धारा एकदम से याद करना कि कौन सी धारा कौन सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि जो विधियां हैं, जो प्रोसेस वगैरह हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं। 28वां प्रश्न, उपभोक्ता अधिकारों में शामिल नहीं है। उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का अधिकार शामिल है। ऐसे मालों सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार जो जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकर है शामिल है। अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध अनुतोष पाने का अधिकार शामिल है। मोल भाव करने का अधिकार, जी ये शामिल नहीं है। मोल भाव करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी आप करते हैं ठीक है व्यवहार में, पर ऐसा अधिकार आपको कानून के तहत नहीं है। 28 डी। 29वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है प्रवृत्त हुआ 20 जुलाई 2020 से, 20 का आंसर होगा। 30, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सेवा से अभिप्रेत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, पुत्र द्वारा पिता की सेवा। जो निःशुल्क सेवा होती है, स्वेच्छा से की गई सेवा होती है, वो सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं होती। 31वां, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 प्रवृत्त हुआ 5 जून 2020 से, इसका आंसर हो जाएगा बी। 32वां, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 अनाज, प्याज, खाद्य तेल आदि को केवल निम्न परिस्थितियों में विनियमित करेगा। तो केवल आपात परिस्थितियों में जो है इसका विनियमन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, युद्ध की परिस्थिति में। 33वां, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार स्टॉक सीमा अधिरोपित करने संबंधी कार्यवाही मूल्य आधारित होगी, यह संशोधन अधिनियम का है। ऐसा कोई आदेश तभी जारी किया जाएगा जबकि उद्यान उत्पाद में खुदरा मूल्य में 100% मूल्य वृद्धि हुई हो, गैर विनिष्वर कृषि उत्पादों के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई हो, और यह जो वृद्धि है
उस कीमत से संबंधित अभिप्रेत है जो 12 मास के ठीक पूर्व या फिर पिछले 5 वर्षों के औसत कीमत जो भी कम है उससे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं सही हैं। 33वां आंसर हो जाएगा डी। 34वां आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 बहुत छोटा सा अधिनियम है, इसमें 2-3 पॉइंट ही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर किया। 34 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु से अभिप्रेत है, तो उसकी अनुसूची में जो भी वस्तुएं विनिर्दिष्ट हैं उन्हें ही आवश्यक वस्तु माना गया है, उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु। ध्यान देंगे, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, उसमें कहा गया है कि अनुसूची में जो भी वस्तुएं हैं उन्हें आवश्यक वस्तुएं समझा जाएगा। 35वां क्वेश्चन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार चीनी से अभिप्रेत है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हर प्रकार की चीनी जो है उसे इस अधिनियम के तहत चीनी कहा गया है। तो चीनी जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो, बी मिश्री, सी खांडसारी चीनी, इसके अंतर्गत वैक्यूम पद्धति से निर्मित चीनी या कारखाने में निर्मित चीनी, हर प्रकार की जो चीनी है वो चीनी से अभिप्रेत है। 36वां क्वेश्चन मान्यता प्राप्त व्यवहारी से अभिप्रेत है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो जो चीनी के क्रय विक्रय का या वितरण का कारोबार करता है वो कहलाता है मान्यता प्राप्त व्यवहारी। ए बी दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। 37वां आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 निरसित करता है, यानी प्रतिस्थापित करता है, हटाता है। किसको हटाता है? आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955, ठीक है। इस अधिनियम के पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त तत्समय यानी उसी प्रकार की कोई विधि, ठीक, दोनों, ए और बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 38वां आवश्यक वस्तु की अनुसूची में परिवर्तन की अधिसूचना जारी करने के तुरंत पश्चात इसे दोनों सदनों के मध्य रखा जाता है, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों के समक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 39वां आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय हर अपराध होगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अगर कोई दंडनीय अपराध होगा तो वो होगा संज्ञेय लेकिन जमानती है। सी। 40 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में यदि धारा 3 के उल्लंघन की स्थिति बनती है तो आवश्यक वस्तुओं के अधिहरण हेतु यानी जब्त करने हेतु सक्षम अधिकारी है कलेक्टर। देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बहुत सारी जो शक्तियां हैं वो कलेक्टर को दी गई हैं, तो कलेक्टर जो है इसका सही आंसर है। 40 का हो जाएगा डी। 41 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अभियोजित किसी मामले में सबूत का भार होगा जिस पर आरोप लगा है उसी पर। ऐसा सामान्यतः हर अधिनियम में होता है, तो उसे हम कहते हैं अभियुक्त, जिस पर आरोप लगा है अभियुक्त पर। 41 का ए। 42वां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब से प्रवृत्त हुआ? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कब से प्रवृत्त हुआ, कब से लागू हुआ, इस प्रकार के। तो 42वां का आंसर है ए, 5 जुलाई 2013 से। 43वां केंद्रीय पुल से अभिप्रेत है, सेंट्रल पुल जिसे हम कहते हैं। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न, ठीक है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस के अंतर्गत आवंटन हेतु रखा खाद्यान्न, ठीक है। अन्य कल्याणकारी योजनाएं एवं आपदा हेतु आरक्षित खाद्यान्न, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी। 43 का डी। 44वां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार सही ए। अंत्योदय योजना अंतर्गत 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवाह प्रतिमाह, ये सही है। प्राथमिकता परिवार के सदस्यों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में 75 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50% तक की जनसंख्या को अधिकारिता या फिर एंटाइटलमेंट। और 4 राज्य सरकार खाद्यान्न के स्थान पर गेहूं आटा भी प्रदान कर सकती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो एंटाइटलमेंट या फिर अधिकारिता की बात हो रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तक है और शहरी क्षेत्रों में 50% तक। तो तीसरा जो पॉइंट है वो गलत है। तीसरा गलत है, इसका मतलब 1, 2 और 4 जो पॉइंट हैं वो सही हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। 45वां क्वेश्चन मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत संचालित है? तो मध्याह्न भोजन योजना यानी कि 8 से 14 वर्ष के बालकों के पोषण से संबंधित है। बालकों का पोषण जो है वो है धारा 5 से संबंधित, तो धारा 5 बी।
देखिए अगर 5 भी आपको याद भी नहीं हो और सिर्फ याद हो कि धारा 5 में बालकों के पोषण से संबंधित है, तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। 46वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। देखिए धारा 3 जो है वो टीपीडीएस से संबंधित है, धारा 4 जो है वो संबंधित है गर्भवती शिशुवती माताओं को पोषण सहायता से, धारा 5 बच्चों के पोषण और धारा 6 जो है कुपोषित बालकों के पोषण से। तो उस हिसाब से आप अगर सुमेलित करेंगे तो पता चलेगा 46 का जो आंसर है वो है डी। 47, राशन कार्ड के लिए घर की या घर का मुखिया होगी तो वयस्क महिला, सबसे उम्रदराज जो वयस्क महिला होगी। तो घर का सबसे अधिक आयु का पुरुष, जी नहीं। बी, घर की सबसे अधिक आयु की वयस्क महिला, ठीक है। सी, ए यदि घर में वयस्क महिला ना हो, यानी घर का सबसे अधिक आयु का पुरुष यदि घर में वयस्क महिला नहीं हो। तो बी और सी दोनों सही हैं। 47 का आंसर हो जाएगा डी। 48, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार टीपीडीएस में के सुधारों में शामिल नहीं है। खाद्यान्नों की उचित मूल्य की दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी ये शामिल है। कंप्यूटरीकरण, आधार बायोमेट्रिक का प्रयोग भी शामिल है। रिकॉर्ड्स का गुप्त रखा जाना, जी नहीं, ये शामिल नहीं है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात, और पब्लिक डोमेन में रिकॉर्ड्स को रखने की बात करते हैं। तो ये सी जो है ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शामिल नहीं है। 49, जिला शिकायत निवारण अधिकारी डीजीआरओ के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है राज्य खाद्य आयोग से। इसका आंसर हो जाएगा सी। 50, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अपेक्षित अर्हताएं हैं कि वह अखिल भारतीय राज्य लोक सेवा का सदस्य हो या रहा हो, ठीक है। सामाजिक जीवन का विख्यात व्यक्ति हो, जिसे कृषि विधि, समाज सेवा, प्रबंध, पोषण आदि के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव हो, ठीक है। जिसके पास गरीबों के खाद्य एवं पोषण अधिकार संबंधी कार्य करने का प्रमाणिक रिकॉर्ड हो, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी हो वो जो है सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 51, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि है 5 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक। सी, ए या बी में जो पूर्व हो, या 5 साल पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पहले आ जाए। तो ठीक है, सी होगा इसका आंसर 51 का। 52, राज्य खाद्य आयोग के संबंध में सही नहीं है, उसके अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते आदि राज्य सरकार देती है, ये सही है। आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार किसी अन्य आयोग को राज्य खाद्य आयोग के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकती है। प्रत्येक राज्य का एक स्वतंत्र राज्य खाद्य आयोग होगा। राज्य खाद्य आयोग को कतिपय कार्यवाही के संदर्भ में सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, ठीक। सी जो पॉइंट है उसमें यह है कि एक से अधिक राज्य चाहें तो संयुक्त खाद्य आयोग भी रख सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य भी चाहें तो एक संयुक्त रूप से राज्य खाद्य आयोग रख सकते हैं। तो सी जो होगा वो सही नहीं है। 52 का आंसर हो जाएगा सी। 53, राज्य खाद्य आयोग की कार्यवाही अविधि मान्य होगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न फिर से आ रहे हैं, कोई रिक्ति हो, कोई त्रुटि हो जो केस के मेरिट को प्रभावित नहीं करता, इस प्रकार, तो इनमें से कोई नहीं। 53 का डी। 54, ये सही होगी हर आयोग, हर परिषद के बारे में। 54, खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। केंद्रीय खाद्य डिपो तक खाद्यान्न को पहुंचाना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। तो 54 का हो जाएगा ए। 55, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को अपने क्षेत्रों में लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकायों की। 55 का आंसर हो जाएगा डी। सही मिलान कीजिए। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, साल में 2 बैठक होती है इसकी। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की प्रति तिमाही होती है 1 बैठक। विकास खंड स्तरीय सतर्कता समिति की होती है प्रति तिमाही 1 बैठक। और उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समिति को करना होता है मासिक बैठक। तो डी का 1 किसमें है देख लीजिए, 56 का ए। 57, चावल उत्सव के संबंध में असत्य कथन है। इसका आयोजन प्रति माह किया जाएगा, ये सत्य है। इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति कलेक्टर करेगा, ये भी सत्य है। सभी स्थानों पर यह प्रति माह 7 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जी नहीं। जिन स्थानों पर हाट बाजार लगता है वहां पर 6 तारीख के पश्चात जो है प्रथम हाट जो भी पड़ता है उस दिन किया जाता है, वो 10 तारीख भी हो सकता है।
और राशन सामग्री वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह प्रारंभ किया गया है। ठीक है। 58, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्य सचिव होंगे, इसके सदस्य सचिव होंगे संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बी। 59, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के उपबंधों का अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यथावत जारी रह सकती हैं। तो 59 का आंसर होगा ए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 निरसन करता है, किसको हटाता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013, बी राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधित के पूर्व के अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 60, छत्तीसगढ़ जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य था और उसको ये हटा नहीं रहा है। उसके पहले इससे संबंधित कोई भी जो है अध्यादेश या फिर कानून नहीं थे, तो ये किसी का निरसन नहीं कर रहा है। 60 का आंसर डी। 61, उचित मूल्य की दुकान इस विधि से उपबंधित है, किस अधिनियम के तहत, किस कानून के तहत जो है उचित मूल्य की दुकान है? तो ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। 61 का सी, ध्यान देंगे। 62, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 8 में सम्मिलित विशेष सहायता समूह नहीं है, निराश्रित हैं, आवासहीन हैं, प्रवासी भी हैं। डी आपदा पीड़ित जो हैं ये विशेष सहायता समूह नहीं है। 63, विशेष कमजोर सामाजिक समूह नहीं है। ए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह ये हैं। समस्त परिवार जिनके मुखिया विधवा अथवा एकाकी स्त्री हैं ये भी हैं। समस्त परिवार जिनके मुखिया एक निषद व्यक्ति हैं ये भी हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवार ये नहीं है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवार प्राथमिकता वाले श्रेणी में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 64, खाद्य सुरक्षा के तहत प्राथमिकता वाले परिवार नहीं है। ए समस्त परिवार जिनके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। लाइलाज बीमारी से पीड़ित मुखिया वाला परिवार जो होता है वो अंत्योदय में आता है, विशेष कमजोर सामाजिक समूह में। तो 64 का हो जाएगा ए। 65, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपवर्जित परिवार है। अपवर्जित यानी कि जिसको पात्रता नहीं दी गई है। ए परिवार जिसके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हैं, ठीक है, अपवर्जित हैं। परिवार जिनके पास गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि है, ये भी सही है। परिवार जिनके पास नगरीय क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल का पक्का मकान हो तथा संपत्ति कर का भुगतान करते हों, ये भी अपवर्जित हैं। परिवार जिनके पास गैर अनुसूचित क्षेत्र में 6 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि हो, जी नहीं, 4 हेक्टेयर से अधिक संचित भूमि हो या फिर 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि हो, तब वो अपवर्जित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 66, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत पात्रताएं प्रदान करने संबंधी समस्त कार्यवाहियां विनियमित होंगी। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत विनियमित नहीं होंगी। पात्रता प्रदान करने संबंधी जो कार्यवाहियां हैं वो विनियमित होंगी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली या नियंत्रण आदेश 2004 के तहत। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 66 का डी। 67, ये भी ट्रिकी है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर दंड होगा। अगर इसके प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो दंड जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार है। तो 67 का आंसर सी। 68, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? ए स्थानीय निकाय के द्वारा, ठीक है। बी आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वतंत्र अभिकरण, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों डी। 68 का डी। 69, खरीफ वर्ष 2021-22 में धान खरीदी क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है 105 लाख मीट्रिक टन। वीडियो में हमने गलती से 150 लाख मीट्रिक टन बता दिया है, इसे सुधार ले में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 105 मीट्रिक टन लिखकर मत आ जाइएगा, 105 लाख मीट्रिक टन, डी इसका आंसर है। 70, खरीफ वर्ष 2021-22 में धान ग्रेड ए का समर्थित मूल्य है 1960, 1940 जो है सामान्य धान का है। तो इसका आंसर बी। 71, खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रति एकड़ धान उपार्जन की सीमा है 15 क्विंटल। प्रति एकड़ 15 क्विंटल तक जो है धान उपार्जित किए जाएंगे, सी। 72, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि से संबंधित शिकायत कर सकते हैं कॉल सेंटर में, ठीक है।
नोडल अधिकारी से, डीजीआरओ से, तीनों से कर सकते हैं, यानी इनमें से किसी से भी कर सकते हैं। तो 72 का डी। 73, खाद्य सुरक्षा संबंधी पारदर्शिता एवं जवाबदेही में शामिल नहीं है। ए, पात्र हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक किया जाना, ये तो पारदर्शिता की बात है। सामाजिक संपरीक्षा किया जाना, ये भी जवाबदेही की बात है। सतर्कता समिति का गठन, ये भी है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति, डीजीआरओ की नियुक्ति जो है, ये जो है पारदर्शिता एवं जवाबदेही के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये तो जो है फिर आपको दंड, शिकायत, शास्ति से संबंधित हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, राज्य आयोग या जिला आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे, ध्यान देंगे, वो रिटायर्ड जज ही हुआ करेंगे। तो न्यायमूर्ति श्री चंद्रभूषण वाजपेयी, ए होगा इसका आंसर। गुरप्रीत सिंह बाबरा जी जो हैं वो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं। श्री अमरजीत भगत जी जो हैं वो मंत्री हैं आपके उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य नागरिक आपूर्ति से संबंधित। और श्री भूपेश बघेल जी जो हैं वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार के आयोग या फिर जो परिषद है उसमें अध्यक्ष या सदस्य नहीं है, वो हम देख चुके हैं। 75वां, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संशोधन अधिनियम प्रवृत्त है। 2019 का यह अधिनियम है, ये प्रवृत्त है 31 अगस्त 2019 से। 75 का बी। 76, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पात्रता से अपरिचित परिवारों को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत कार्ड दिए जाने से, और दूसरा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में संशोधन से। तो ए और बी दोनों हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 77, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 15 के अंतर्गत पात्र परिवारों की श्रेणियां। पात्र परिवारों की 3 श्रेणियां हैं, भले आपको इस धारा के अंतर्गत है याद मत रहे, अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3। राशन सामग्री की पात्रता के संबंध में सत्य है। अंत्योदय परिवार प्रतिमाह 35 किलो रुपए 1 प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है। प्राथमिकता वाले 2 सदस्यीय परिवार को 20 किलोग्राम प्रतिमाह 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है। सामान्य श्रेणी के 3 से अधिक सदस्यीय परिवार को 35 किलोग्राम प्रतिमाह 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ये भी सही है। प्रत्येक श्रेणी के परिवार को 1 किलोग्राम आयोडाइज नमक निःशुल्क, जी नहीं, सामान्य श्रेणी को यह नहीं दिया जाता। तो 78 का डी। 79, राज्य में प्रचलित राशन कार्ड के प्रकार हैं। 6 प्रकार के राशन कार्ड प्रचलित हैं। 80, सुमेलित नहीं है। सामान्य राशन कार्ड सफेद रंग, ठीक है। अन्नपूर्ण राशन कार्ड नीला रंग, ठीक है। प्राथमिकता राशन कार्ड लाल रंग, ठीक है। एकल निराश्रित राशन कार्ड ये होता है स्लेटी रंग का। तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा निःशक्त व्यक्ति के लिए जो राशन कार्ड होता है वो होता है काला रंग का, और अंत्योदय श्रेणी का राशन कार्ड होता है पीला रंग का। 81, फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना इस जिले से प्रारंभ की गई है। ये प्रारंभ की गई है कोंडागांव जिले से 1 नवंबर 2020 से। फोर्टिफाइड चावल क्या है? इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जो है उचित मात्रा में रहेंगे। 82, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत पात्र परिवारों को खाद्यान्न पाने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 3, ठीक है, पूरे देश में, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 की धारा 3 राज्य में, ठीक है, दोनों सही है, ए और बी। 82, 83, अच्छा, इन धाराओं में कम से कम 3-4 चीज़ें तो आपको याद ही होना चाहिए कि धारा 3 में जो है वो TPDS के अंतर्गत खाद्यान्न पाने का अधिकार है। 4 में जो है शिशुवती गर्भवती महिलाओं को खाद्यान्न एवं पोषण पाने का। 5 में जो है बालकों को, अगर राष्ट्रीय अधिनियम की बात करें तो 6 में जो है कुपोषण वाले बालकों को पोषण पाने का, और राज्य के अधिनियम में धारा 7 में कुपोषण वालों को। 83, आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है। तो आंगनबाड़ी का मतलब है एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख एवं विकास केंद्र। ध्यान देंगे, आंगनबाड़ी का जो निर्माण है या जो स्थापना हुई है वो ICDS के अंतर्गत हुआ है। तो 83 का ए। 84,
भूख की दशा में तत्काल राहत हेतु छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। भूख की दशा में तत्काल राहत, ये प्रश्न पूछा जा चुका है अध्याय 4 में। 85, 84 का आंसर सी 85। महिला सशक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण, जिसमें हमने पढ़ा कि राशन कार्ड की जो मुखिया होंगी वो घर की वयस्क और सबसे उम्रदराज महिला होंगी। तो ये है अध्याय 8 में, 85 का सी। 86, पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं अध्याय 12 में। 86 का सी। 87, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसियां हैं। देखिए, उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ में 2 एजेंसियां हैं। पहला मार्कफेड यानी राज्य सहकारी विपणन संघ, और दूसरा जो है सिविल सप्लाई यानी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। तो ध्यान देंगे कि धान के उपार्जन हेतु मार्कफेड जो है वो अधिकृत है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ये जो है मक्का और चावल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ए। चलिए, इस वीडियो में हमने 87 क्वेश्चन कवर किए। हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से ही कोई होंगे, भले दूसरे प्रकार के हो सकते हैं पर इन्हीं सब टॉपिक से। आशा करते हैं ये वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।